हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण दोषों पर एक विस्तृत चर्चा कर चुके थे। आज हम लोगों के चर्चा का प्रश्न है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और इसके गुण दोष क्या है। हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समझे थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है और ये लाभ के लिए काम करता है और सरकार आर्थिक क्रियाओं पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का मालिक संपूर्ण समाज होता है। एक सरल प्रश्न है आप लोगों से कि जो देश में उत्पादन के साधन हैं, इन साधनों का मालिक किसे होना चाहिए? किसी निजी व्यक्ति को होना चाहिए या संपूर्ण समाज को होना चाहिए? आप में से अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो देश में प्राकृतिक संसाधन है, जो देश में उत्पादन के साधन हैं, इन साधनों का मालिक संपूर्ण समाज को होना चाहिए। हम लोग समाजवाद पर जब चर्चा करेंगे तो कार्ल मार्क्स को बिना समझे समाजवाद को समझना अधूरा सा प्रतीत होगा। हम लोगों को समाजवाद को समझते हुए कार्ल मार्क्स को भी समझना होगा। कार्ल मार्क्स की एक विश्व प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल। विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? दास कैपिटल। अपने इस विश्व प्रसिद्ध अमर कृति में मार्क्स लिखते हैं कि जो प्राकृतिक संपदा है, ये प्राकृतिक संपदा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कुछ व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं है, बल्कि इन संसाधनों पर अधिकार देश के समस्त निवासियों का है। सिर्फ देश के निवासियों का ही नहीं, जीव जंतुओं का भी इन संसाधनों के ऊपर हक है, अधिकार है। जैसे सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, इन संसाधनों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जमीन, खनिज, इन तमाम संसाधनों पर देश का हक है, देश के समस्त लोगों का हक है। समाजवादी धारणा इसी बात पर आधारित है कि जो देश में उत्पादन के साधन हैं, उस पर मालिकाना हक संपूर्ण देश का होना चाहिए। हम लोग समाजवाद की चर्चा को सार्थक बनाने के लिए इन बिंदुओं को ध्यान से समझेंगे। हम लोग अभी चर्चा कर लिए कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें सार्वजनिक स्वामित्व की बात होती है। सार्वजनिक स्वामित्व, इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता है। मतलब उत्पादन के जो साधन है उस पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को समझना है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि यहां कीमत यंत्र की भूमिका नहीं होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि यहां कीमत यंत्र की भूमिका नगण्य होती है या बहुत कम होती है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। सरकार स्वयं वस्तुओं के कीमतों का निर्धारण करती है। कीमतों के निर्धारण में सरकार उत्पादन लागत को ध्यान में रखती है और सामाजिक हितों को भी ध्यान में रखती है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियां काम करती है। सरकार का कीमत निर्धारण में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत निर्धारण में सरकार का 100% नियंत्रण होता है। उत्पादन लागत के आधार पर और सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर सरकार यहां कीमतों का निर्धारण करती है। हम लोग तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, नियोजित अर्थव्यवस्था। हम लोग अपने चर्चा के क्रम में देखें कि मार्क्स के विचारों से समाजवादी धारणा बहुत प्रभावित है। यह कहा जा सकता है कि समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं और यह जो अर्थव्यवस्था है इसे नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसकी शुरुआत सोवियत संघ से हुआ। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, भारत, तो इसका निश्चित रूप से उत्तर होगा सोवियत संघ। हम लोग ये बात जानते हैं कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने जगह में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। सोवियत संघ को विकास करने में 25 साल लगा और उतना ही विकास करने में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 100 साल लगा था। मतलब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था आर्थिक नियोजन के रास्ते पर चलते हुए जितना विकास का सफर तय की, उतना ही विकास का रास्ता तय करने में पूंजीवादी रास्ते से चलते हुए अमेरिका को 100 साल लग गया। आखिर सोवियत संघ आर्थिक विकास किस तरीके से कर रहा था? तो सोवियत संघ में आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्यों नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाता है? क्योंकि यहां सबसे पहले देश में कितने संसाधन हैं, इन संसाधनों को देखा जाता है। एक निश्चित समय के लिए निश्चित लक्ष्य तय किए जाते हैं और आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि आर्थिक नियोजन शुरू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश सोवियत संघ था। सोवियत संघ आर्थिक नियोजन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? सोवियत संघ। फिर यहां एक प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन कब अपनाया गया या कब से आर्थिक नियोजन सोवियत संघ में शुरू हुआ? तो इसका जवाब है 1928 ईस्वी। सोवियत संघ आर्थिक नियोजन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है और यहां 1928 ईस्वी में आर्थिक नियोजन अपनाया गया। हम लोग सभी लोग जानते हैं आजादी के बाद अपने देश में भी आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। अपने देश में भी 1951 1 अप्रैल
1951 को देश की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। हम लोगों को यह बात भी पता है कि भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। ध्यान से एक प्रश्न सुनिएगा आप लोग, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी है? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं। एक वर्ष से कितनी योजनाएं चली? तो एक वर्षीय 6 योजनाएं इस देश में चली। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग समझे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था है। भारत के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि भारत में भी 1951 में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया और निसंदेह भारत जो आर्थिक नियोजन को अपनाया, ये आर्थिक नियोजन सोवियत संघ से ही लिया गया था। तो एक बार फिर से आप लोगों से सवाल है कि सबसे पहले आर्थिक नियोजन अपनाने वाला देश कौन था? तो सोवियत संघ था। सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन कब अपनाया गया? 1928 में अपनाया गया। तो हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था पर चर्चा किए कि ये नियोजित अर्थव्यवस्था भी है। अब एक महत्वपूर्ण बात, प्रतियोगिता का अभाव। हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चर्चा किए थे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फर्मों के बीच में, विक्रेताओं के बीच में, उत्पादकों के बीच में प्रतियोगिता होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक नियोजन के द्वारा संचालित होती है और यहां फर्मों के बीच प्रतियोगिता नहीं देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो समाजवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है वो ये है कि यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का भी अभाव होता है। ये जरूरी क्यों है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग देखिए, भारत के संदर्भ में कोई एक व्यक्ति कार लेकर कहीं भी निकल जाता है घूमने के लिए। जरा सोचिए, पेट्रोल का एक बूंद बनने में हजारों हजार साल लगे हैं। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें आप किसी भी वस्तु को कितना खरीद सकते हैं? जितना आपका जेब आपको अनुमति देता है। आपके पैकेट में ज्यादा पैसा है तो आप अधिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं। यहां आप कितनी वस्तुओं को खरीदेंगे, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि क्या जिनके पास बहुत अधिक पैसा है उन वैसे लोग संसाधनों का जितना मन करे उतना प्रयोग कर लें, क्या यह सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से सही है? आप लोगों का भी जवाब होगा कि इन संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचाने के लिए, इनके अपव्यय को रोकने के लिए इन संसाधनों का प्रयोग सिर्फ पैसा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भावी आवश्यकता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, एक छोटी सी घटना आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे भारत का कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए रूस गया, रसिया घूमने के लिए वो गया। एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में वो अपनी पत्नी के साथ भोजन करने के लिए बैठा। वो बहुत सारा ऑर्डर दिया खाने के लिए और खाना समाप्ति के बाद अधिकतर खाना छोड़कर वह उठ के जाने लगा। इसी बीच में एक घंटी बजी, सुरक्षा गार्ड आया और उस दंपति को, उस पति पत्नी को पकड़ लिया और उन लोगों को समझाया गया कि आपका उतना ही भोजन पर अधिकार है जितना आपको खाना था।
तो आपके पास पैसा है, इसलिए आप संसाधनों की बर्बादी करेंगे, संसाधनों का अपव्यय करेंगे। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये हम लोग समझ लिए कि यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। अब हम लोग अपने चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों को देखना था समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था लाभ के लिए संचालित नहीं होता है, यह लोक कल्याण के लिए संचालित होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण देखें कि ये लाभ के लिए काम नहीं करता है, ये लोक कल्याण के लिए काम करता है। जैसे सरल तरीके से आप समझिए, आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, फिर भी आपका वहां इलाज संभव है। सरकारी विद्यालय चले जाइए, आपके पास पैसा नहीं है, तब भी आपको वहां शिक्षा प्राप्त होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के काम करने का मकसद लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इसके काम करने का मकसद लोक कल्याण होता है, जन कल्याण होता है। दूसरा विशेषता, यहां आर्थिक विषमता में कमी आती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता में कमी आएगा। कैसे आर्थिक विषमता में यहां कमी आएगा? हम लोग ये बात चर्चा किए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं, इन साधनों का मालिक कुछ लोग होते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो देश में उत्पादन के साधन हैं, इन साधनों का मालिक कोई व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज होता है। इसलिए यहाँ आर्थिक विषमताओं का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ आर्थिक असमानता, यहाँ आर्थिक विषमता नहीं पाया जाता है। अब वर्ग संघर्ष की बात है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता है कि यहाँ वर्ग संघर्ष का अभाव होता है। हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक मालिक और एक मजदूर। मतलब उत्पादन के साधनों का मालिक कुछ लोग होते हैं और अधिकतर लोग मजदूर होते हैं। और मालिक श्रमिकों का शोषण करता है। समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने ही कभी दुनिया के मजदूरों को एक होने का नारा दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। और समाजवाद वर्ग संघर्ष की धारणा पर कतई विश्वास नहीं करता है। मतलब यहां समाज दो वर्गों में नहीं बटा होता है, मालिक और मजदूर में समाज का बंटवारा नहीं होता है। और इसकी चौथी विशेषता है कि संसाधनों का नियोजित प्रयोग होता है। मतलब पहले आवश्यकताओं को समझा जाता है, आवश्यकताओं के प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जाता है, और इन प्राथमिकताओं के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का प्रयोग होता है। मतलब एक बात यहां और जोड़ा जा सकता है कि जो केंद्रीय समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, जो केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था का, तो केंद्रीय समस्या कौन कौन है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीन केंद्रीय समस्याएं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। इस समस्या का समाधान बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इस समस्या का समाधान आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। अब हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ दोषों को भी ध्यान से समझेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या क्या हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था का पहला दोष है कि यहां काम चोरी की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां लाभ के लिए लोग काम करते हैं,
वहां जो साहसी हैं, वहां जो उत्पादक है वो लाभ के लिए काम करता है, इसलिए वहां काम चोरी नहीं होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रवृत्ति नहीं होता है, इसलिए यहाँ वर्कर, यहाँ कर्मचारी कामचोर भी हो सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तुलना अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र से करें, सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं में देखें तो काम चोरी की प्रवृत्ति निजी संस्थाओं से अधिक सार्वजनिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में देखने को मिलता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का पहला डिमेरिट था, यहाँ काम चोरी की प्रवृत्ति होती है। अब स्वाभाविक बात है, जहां काम चोरी की प्रवृत्ति होगा वहां उत्पादन भी धीमी गति से होगा, उत्पादन भी तेजी से नहीं होगा। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए कि यहाँ उत्पादन में तीव्र वृद्धि नहीं होता है। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग समझे थे कि जो निजी साहसी होते हैं, उन निजी साहसियों के पास पर्याप्त अवसर होता है निर्णय लेने का, कीमत निर्धारित करने का, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, इन तमाम समस्याओं का समाधान पूंजीपति स्वयं ढूंढता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में वह स्वयं नहीं ढूंढता है और वहां आर्थिक नियोजन अपनाए जाते हैं, इसलिए निजी साहसी जो हैं उनके पास पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक डिमेरिट ये भी है कि यहां निर्णय लेने में सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं इनका दबदबा होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ नौकरशाहों का दबदबा होता है, यहाँ लाल फीताशाही भी पाया जाता है। लाल फीताशाही मतलब अफसरशाही, निर्णय लेने में सरकार के कुछ ही उच्च अधिकारियों का दबदबा होता है। एक डिमेरिट समाजवादी अर्थव्यवस्था का यह है कि यहाँ उपभोक्ताओं का कम महत्व होता है, उपभोक्ताओं का महत्व कम होता है। मतलब आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समझे थे कि उपभोक्ता सर्वे सर्वा होते हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, दुकानों में लिखा होता है कि दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता। लेकिन वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में ग्राहक उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं पाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम बोलना चाहते हैं, मार्क्स के ही बातों को दोहराते हुए हम बोलना चाहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, तो उत्पादन के साधन हैं भूमि, उत्पादन के साधन हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ये 5 उत्पादन के साधन हैं। मार्क्स महोदय ने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्व पूंजी रखता है या उत्पादन के अन्य साधन रखते हैं, लेकिन जो समाजवादी धारणा है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सबसे अधिक महत्व मानवीय श्रम का होता है। हम लोग आज अपने चर्चा में समाजवादी अर्थव्यवस्था के हर पहलू को समझने का प्रयास किए। आप लोग अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें। हम फिर मिलेंगे कल मिश्रित अर्थव्यवस्था का चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।